दोस्तों नमस्कार। बीते 7-8 महीनों में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए या फिर जनता के लिए या फिर देश के लिए सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, उन कदमों से कहीं ना कहीं आने वाले राज्यसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनावों में उनकी छवि जरूर नीचे दिखाई देगी। उनके कारण मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगा। उससे पहले हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके आर्थिक रूप से मदद करने की कृपा जरूर करें। पिछले 7-8 महीनों से वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों के ऊपर जो लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, लगातार मांग हो रही है कि वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों को सरकार जल्दी से जल्दी दूर करे, क्योंकि इसमें जो लोअर क्रम के सैनिक हैं और ऐसे सैनिक जो कम सर्विस में रिटायर हो गए या किसी कारण से निकाल दिए गए या प्री मैच्योर आ गए, उनको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। उनके साथ कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इनजस्टिस हो रहा है। मांगे बहुत सारी हैं और कहीं ना कहीं ये मांगे जायज भी हैं, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला था फिटमेंट फैक्टर को लेकर के, उस फिटमेंट फैक्टर को भी रिवाइज करने की मांगे भी हैं। और ये मांगे केवल वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों में ही शामिल नहीं है। ये मांगे तमाम केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी संगठन के द्वारा भी उठाई जा रही हैं कि फिटमेंट फैक्टर में जो लोअर क्रम के कर्मचारी थे उनका 2.57 का मल्टीप्लीकेशन करके पे फिक्स किया गया था और अधिकारी रैंक का 2.81 के हिसाब से पे फिक्स किया गया था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम की जो मांगे उठ रही हैं, उसके ऊपर भी सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकाला गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे देश भर की मांग चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश भर के कर्मचारियों को उनका आगे का बुढ़ापा यानी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी कहीं गड्ढे में नजर आ रही है, क्योंकि उनके पास बुढ़ापे का सहारा जो पेंशन हुआ करती है और जिस पेंशन की वजह से देश भर के युवा सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, अब वो पेंशन का सिस्टम ही नहीं रहेगा तो फिर सरकारी नौकरी की तरफ और प्राइवेट नौकरी की तरफ दोनों का रुझान एक जैसा हो जाता है। प्राथमिकता लोग सरकारी नौकरी को देते हैं क्योंकि उसमें आगे का जीवन सुरक्षित माना जाता है। इसलिए लगातार मांग की जा रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की जानी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर भी सरकार की तरफ से कोई मजबूत स्टैंड नहीं लिया गया है। वहीं बात कर लें, बीते 3 सालों से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का 18 महीने का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ सरकार ने अभी तक जारी नहीं किया है, जो उनका वास्तविक हक है 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार। और दोस्तों, तीसरी जो खबर है जिससे प्रधानमंत्री मोदी जी की और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की छवि पूरी तरह से गिर रही है, जिससे न केवल उनको आने वाले राज्यसभा के चुनाव बल्कि केंद्र के चुनावों में भी भारी हार का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, खबर है मणिपुर हिंसा से लेकर के, और ये खबर क्या है, इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की गई है और क्या जवाब दिया गया है, क्या तलब किया गया है, किसको तलब किया गया है, इसके बारे में पूरी खबर आपको आज बताता हूं। बेहद ही चौंकाने वाली खबर है और कहीं ना कहीं इससे यह पता चलता है कि प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की तरफ से भी विफल हो रही है मणिपुर के हालातों को सुधारने में, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी देनी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। तो चलिए खबर क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, यह खबर हिंदुस्तान अखबार की तरफ से छापी गई है, जिसमें लिखा है, मणिपुर के हालात से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, राज्य में कानून व्यवस्था और संवैधानिक मशीनरी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। अदालत ने डीजीपी को तलब करते हुए उन्हें अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं के बयान फिलहाल दर्ज न करे। पीठ ने महिलाओं की ओर से पेश वकील निजाम पाशा की दलीलों पर संज्ञान लेते हुए यह निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने की घटना में प्राथमिकी दर्ज करने में काफी देर हुई है। मणिपुर में बेलगाम जातीय हिंसा से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के तौर तरीके की आलोचना करते हुए अदालत ने कहा, पुलिस के कानून व्यवस्था पर से नियंत्रण खो दिया है। सुनवाई शुरू होने पर मणिपुर सरकार ने पीठ को बताया कि उसने मई में जातीय हिंसा भड़काने के बाद 6523 प्राथमिकियां दर्ज की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया, वीडियो मामले में 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी किए हैं कि कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। पीठ ने सरकार से 0 एफआईआर और नियमित प्राथमिकी दर्ज करने की तारीख बताने को कहा। साथ ही पूछा कि अब तक दर्ज प्राथमिकियों में कितने लोग नामजद किए गए और गिरफ्तारी के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। और इस पूरे मामले के ऊपर 21 सांसद बुधवार को यानी आज के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर वहां के जो हालात हैं और जो लोगों का दर्द है उसको साझा करेंगे। गठबंधन की पार्टियों के सभी नेता वहां मौजूद रहेंगे। दोस्तों, पिछले कई दिनों से सदन की कार्रवाई भी चल रही है और लगातार विपक्ष के द्वारा यह मांग की जा रही है कि प्रधानमंत्री जी आकर के मणिपुर के ऊपर अपना बयान दें, चर्चा करें, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपना पल्ला वहां से झाड़ रहे हैं और जो बाकी के काम हैं उनके लिए, उन कामों के लिए वो टाइम निकाल दे रहे हैं। जैसे कहीं इनॉग्रेशन करना हो, कहीं जाकर के चीफ गेस्ट बन के गए हों, कहीं अपनी पार्टी का चुनाव प्रसार कर रहे हों, राजस्थान मध्य प्रदेश में जाकर के चुनाव रैलियों में जनता को संबोधित कर रहे हों। इन चीज़ों के लिए प्रधानमंत्री जी के पास टाइम है,
लेकिन मणिपुर एक राज्य पूरी तरह से जल रहा है, उबल रहा है। वहाँ की जनता पूरी तरह से निराश हो चुकी है। लोग पलायन करके राहत शिविरों में पहुंच चुके हैं। उस जनता को अपने प्रधानमंत्री की जरूरत है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास वक्त नहीं है कि वहां जाएं। प्रधानमंत्री जी को यह याद दिलाने की कोशिश जरूर करेंगे कि मणिपुर की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए होंगे 2014 और 2019 के चुनावों में, और उन्होंने वोट देकर के अपनी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी जरूर मांगी होगी। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी अपनी गारंटियां बांटते फिर रहे हैं, वो गारंटियां कहीं ना कहीं पूरी तरह से विफल होती नजर आ रही हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से पूरी तरह से नजर आ रहा है। मणिपुर के डीजीपी को पर्सनली तौर पर पेश होने के लिए निर्देश दिए गए हैं अगली सुनवाई में, जब सुप्रीम कोर्ट में होगी। मणिपुर के हालातों पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संज्ञान में लिया जाना, और सुप्रीम कोर्ट वो काम कर रहा है जो केंद्र सरकार को करना चाहिए था, लेकिन जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने अपनी नहीं ली, और अभी तक जो हालात मणिपुर में चल रहे हैं उन हालातों के लिए जिम्मेवार अभी तक किसी को ठहराया नहीं गया है। मणिपुर की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, वहां का प्रशासन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, संवैधानिक मशीनरियां पूरी तरह से फेल हो गई हैं, फिर भी मणिपुर की सरकार अभी भी इस्तीफा नहीं दे रही है। अब आप खुद ही तय कीजिए कि मणिपुर के जो हालात चल रहे हैं उन हालातों में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां अब रहनी चाहिए या नहीं। ये एक सोचने वाला मुद्दा भी है और एक चर्चा का विषय भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहा है, क्योंकि जब उसको पता है कि पिछले 3 महीनों से मणिपुर में भीषण हिंसा जारी है और उन हालातों में वहां की सरकार फेल हो गई है, तो वहां राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया गया। ये सोचने वाला मुद्दा है, ये चर्चा का विषय है, और इस चर्चा के विषय से प्रधानमंत्री जी लगातार बार बार सदन से बाहर रहे हैं ताकि वो इस चर्चा में शामिल ना हो सकें, क्योंकि उनके पास अब कहने के लिए क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन प्रधानमंत्री जी भूल गए थे कि विपक्ष के पास भी एक हथियार है, जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं सदन में अब आना ही पड़ेगा और अपना बयान देना भी पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और वो हथियार था अविश्वास प्रस्ताव, जिसका बखूबी इस्तेमाल करते हुए विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव सदन में रखा और उसको स्वीकृत भी किया गया। अब 8 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त तक चर्चा होगी, और 10 अगस्त को माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर के ऊपर अपना जवाब जरूर देंगे। तो दोस्तों देखते हैं प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री जी का चुप रहना और जहां भी छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं वहां जाके फीते काटना, वहां जाके इनॉग्रेशन करना और लंबे लंबे भाषण देना, कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि प्रधानमंत्री जी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से पल्ला जरूर झाड़ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या अगले बार भी लोकसभा में यही प्रधानमंत्री रहने चाहिए या यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहनी चाहिए, जिसको जब मणिपुर की जनता ने वोट दे करके सत्ता में लेके आई थी, आज वही मणिपुर की जनता राहत शिविरों में जी रही है, लेकिन सरकार की तरफ से वहां मिलने के लिए, उनका हालात, उनके जायजा लेने के लिए कोई भी नहीं गया। लोकतंत्र अब चिंता और चर्चा दोनों का विषय बन गया है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।